तो नए सेशन के प्रारंभ में इस वर्चुअल मंच पर आभासी दुनिया जिसको हम कहते हैं, इस पे आप सभी का स्वागत है और जल्द ही आपको फेस टू फेस आपसे मीटिंग होगी, ये उम्मीद करते हैं। इस वर्ष आपका जो पेपर है थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उसको पढ़ना है आपको। और उसमें भी जो पहला थिंकर है आपका वो है मैकियावेली। नाम सुना है मैकियावेली इटालियन राजनीतिक विचारक है। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कुछ? इटालियन राजनीतिक विचारक है। किस शताब्दी का? 15वीं 16वीं शताब्दी का। ये सारा टेक्स्ट आपको लेक्चर के एंड में अवेलेबल होगा, आप इसे बाद में भी देख सकते हैं। फिलहाल आप फोकस कीजिए मैकियावेली के विषय में। मैकियावेली को पश्चिम का चाणक्य कहते हैं। चाणक्य का नाम सुना है? कौटिल्य। यस मैम। यस मैम। जी मैम। कौन थे कौटिल्य? मैम राजनीतिक चिंतक कौटिल्य। राजनीतिक विचारक थे प्राचीन भारत के, और जिन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी लिखी? अर्थशास्त्र मैम। अर्थशास्त्र मैम। अर्थशास्त्र, है ना? जी मैम। तो चाणक्य से मैकियावेली की तुलना क्यों की जाती है? क्योंकि चाणक्य और मैकियावेली की परिस्थितियां बहुत हद तक समान थी। कैसे समान थी? एक तो दोनों का उद्देश्य एक जैसा था। मैकियावेली को भी कहते हैं कि बहुत बड़ा देशभक्त था, और उसके जीवन का उद्देश्य क्या था? उसके अपने देश इटली को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में डेवलप करना। हर राजनीतिक चिंतक के चिंतन के पीछे कुछ पर्पस होता है, कुछ उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य के निर्धारण में उसके समय की परिस्थितियां बहुत महत्व रखती हैं। समय कैसा चल रहा है, परिस्थितियों में कौन सी समस्याएं आ रही हैं, सामाजिक जीवन की परिस्थितियों में, राजनीतिक जीवन की परिस्थितियों में, उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, इसी के इर्द गिर्द हर राजनीतिक विचारक अपना ताना बाना बुनता है, विचारों का ताना बाना। और केवल राजनीतिक विचारकों के बारे में ही ये सच नहीं है, बल्कि सभी रचनाकारों के बारे में सच है कि वो अपने परिस्थितियों के मुताबिक, अपने सार्वजनिक जीवन की, अपने समय की जो परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी रचना का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जैसे आप इस समय के फेज में महसूस कर रहे होंगे, इस समय की परिस्थिति कौन सी चल रही है? महामारी की परिस्थिति चल रही है, कोविड-19 की परिस्थिति चल रही है। ऐसे में आप देख रहे होंगे, अनुभव कर रहे होंगे कि जो कुछ लिखा जा रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ ड्रॉ किया जा रहा है, कलात्मक अभिव्यक्ति हो रही है, संगीत में अभिव्यक्ति हो रही है, उन सब में किसका असर है? इन परिस्थितियों का असर है। सभी कोविड-19
को ध्यान में रखते हुए ही विचार कर रहे हैं, लेख लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, गीत लिख रहे हैं। इसीलिए कहते हैं साहित्य और संगीत समाज का दर्पण होता है, यानी समाज की परिस्थितियां उसमें प्रतिबिंबित होती हैं। और यही बात राजनीतिक साहित्य पर भी लागू होती है, यानी हर विचारक अपनी परिस्थितियों के मद्देनजर, परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए अपनी रचना का लक्ष्य निर्धारित करता है और उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग अपने विचारों को अपनी रचनाओं में समेटता। तो जहां तक मैकियावेली की बात है, मैकियावेली भी इसका अपवाद नहीं था। उसकी रचनाओं पर भी उसके समय की परिस्थितियों का प्रभाव है, असर है। किन परिस्थितियों का प्रभाव है? 15वीं 16वीं शताब्दी में यूरोप में जो वातावरण था, जो परिस्थितियां थी, जो पुनर्जागरण का समय था, उस पुनर्जागरण की परिस्थिति ने मैकियावेली की रचनाओं को प्रभावित किया। पुनर्जागरण के विषय में जानते हैं? शब्द पर ध्यान दीजिएगा, पुनर्जागरण। जगाया किसको जाता है? जो सो रहा होता है। पुनर्जागरण युग में किसको जगाने की कोशिश की गई? मानवीय विवेक को जगाने की कोशिश की गई। तो क्या मानवीय विवेक सो गया था? यस, मध्य युग में वो सो गया था। प्राचीन युग में जगा हुआ था। यूनान और रोम के चिंतन को अगर आप देखें, आपने प्लेटो पढ़ा है, एरिस्टोटल पढ़ा है, उन सब के चिंतन में किसको महत्व दिया गया है? मनुष्य के विवेक को महत्व दिया गया है। प्लेटो ने जिस दार्शनिक राजा की बात कही, उसका सर्वोच्च सद्गुण क्या है? उसका विवेकी होना। विवेक गुण से संपन्न है प्लेटो का शासन। अरस्तु ने भी कानून के शासन की बात कही, और उस कानून में किसी एक व्यक्ति का विवेक नहीं, बल्कि समाज के सभी बुद्धिजीवियों का विवेक सम्मिलित है। तो कहने का मतलब यह है कि प्राचीन युग में विवेक जगा हुआ था, यानी विवेक को महत्व दिया गया था। लेकिन मध्य युग तक आते आते उस विवेक पर किसका पर्दा पड़ गया? धर्म का। मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन धर्म से अनुप्राणित है, धर्म आच्छादित है, यानी धर्म को सुप्रीम माना गया और राज्य सहित तमाम संस्थाओं को धर्म के अधीन माना। और चूंकि धर्म का मकसद पारलौकिक जीवन का सुधार करना है, पारलौकिक जीवन लौकिक जीवन से ज्यादा उत्कृष्ट माना गया, इसलिए पारलौकिक जीवन का संचालन करने वाली धार्मिक संस्थाओं, जो यूरोप में उस समय चर्च और चर्च के पदाधिकारी थे, उनको महत्व दिया गया। तो मध्य युग में वो विवेक सो गया था जो प्राचीन युग में जगा हुआ था। उस विवेक को आधुनिक युग में फिर से जगाया गया पुनर्जागरण आंदोलन के माध्यम से। ठीक है, तो ये पुनर्जागरण आंदोलन की जो भावना थी, कौन सी भावना? कि मनुष्य और मनुष्य का विवेक ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई धर्म, कोई ईश्वर, कोई धार्मिक संस्था, कोई धर्माधिकारी उसका स्थान नहीं ले सकता। इस दुनिया में, इस संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो ही सबसे बड़ा सच है, और उस सच को बनाने में मनुष्य के विवेक का सबसे ज्यादा महत्व है। इस बात पर बल दिया गया पुनर्जागरण आंदोलन। तो मैकियावेली पुनर्जागरण आंदोलन के युग का
विचारक है, लिहाजा उसकी सभी रचनाओं में पुनर्जागरण का की जो भावना है वो झलकती है। यानी उसने भी विवेक को, मनुष्य को सबसे ज्यादा महत्व दिया है, लौकिक जीवन को सबसे ज्यादा महत्व दिया। तो हम बात कर रहे थे कि मैकियावेली को पश्चिम का चाणक्य क्यों कहते हैं। इसलिए क्योंकि चाणक्य और मैकियावेली दोनों के चिंतन में कई आधारों पर समानता हमें देखने को मिलती है। पहली बात ये कि दोनों का चिंतन परिस्थिति अनुप्राणित था। दोनों के चिंतन पर परिस्थितियों का प्रभाव था। मैकियावेली ने जो रचनाएं लिखी, आप देख रहे हैं, द प्रिंस, द आर्ट ऑफ वॉर, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस और डिस्कोर्सेस ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ लिवी, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र। दोनों के लिखने का पर्पस क्या था? मैकियावेली के चिंतन का उद्देश्य था कि इटली को एक शक्तिशाली राज्य बनाया जाए। कैसे बनाया जाए, इसी के निमित्त उसने ये सारी रचनाएं लिखी, सारी बातें बताई, सारे राजनीतिक सिद्धांतों को पेश किया कि इन सिद्धांतों पर चलकर इटली एक शक्तिशाली राज्य बन सकता है। अगर आप चाणक्य को देखें तो चाणक्य के जीवन का उद्देश्य भी क्या था? भारत में एक केंद्रीय राजनीतिक सत्ता की स्थापना करना। मौर्य साम्राज्य का अधिष्ठाता किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने में कौटिल्य का बड़ा योगदान था। अर्थशास्त्र में उसने जो सिद्धांत दिए वो राजा के लिए है, राज्य संबंधी है, राजनीति संबंधी है, और उनका पर्पस भी भारत में एक केंद्रीय राजनीतिक सत्ता की स्थापना करना। तो दोनों का उद्देश्य एक समान है, एक सिमिलरिटी उनमें देखने को मिलती है। और दूसरी बात ये कि हर उद्देश्य को प्राप्त करने के कुछ साधन होते हैं। केवल उद्देश्य बना देने से, निर्धारित कर देने से उद्देश्य प्राप्त नहीं हो जाता। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साधन भी अपनाने पड़ते हैं, तरीके भी अपनाने पड़ते हैं। तो मैकियावेली ने जिन तरीकों को बताया अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इटली को एक शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए, वो तरीके और चाणक्य द्वारा बताए गए तरीके, इन दोनों में भी बहुत ज्यादा साम्यता है। क्या साम्यता है? कि मैकियावेली ने कहा कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी साधन अपनाया जा सकता है, हर साधन उपयुक्त है, चाहे वो साधन अच्छा हो या बुरा हो, नैतिक हो या अनैतिक हो, धार्मिक हो या अधार्मिक हो, सत्य या असत्य पर आधारित हो, कोई बात नहीं है। लक्ष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन महत्वपूर्ण नहीं। अगर आप कौटिल्य को देखें तो कौटिल्य भी क्या कहता है कि शासक को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साम दाम दंड भेद सारी नीतियों को अपनाना चाहिए। समझा बुझाकर, प्रलोभन देकर, दंड देकर जरूरत पड़ने पर, और भेद डालकर, फूट डालकर। फूट डालना, प्रलोभन देना, ये नैतिक दृष्टि से तो उचित नहीं माने जाते, लेकिन कौटिल्य ने इसकी परवाह न करते हुए शासक के लिए क्या कहा कि उसे अगर राज्य के लक्ष्य को हासिल करना है तो इन साधनों को अपनाने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैकियावेली को पश्चिम का चाणक्य कहते हैं। तो ये तो एक संज्ञा थी जिसको मैंने आपको बताया
जो मैकियावेली के लिए दी गई कि उसे पश्चिम का चाणक्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको आपने देखा। दूसरी संज्ञा जो दी जाती है मैकियावेली को वो है कि उसे कहा जाता है राजनीति का गैलीलियो। मैकियावेली क्या था? मैकियावेली को राजनीति का गैलीलियो कहते हैं। राजनीति का गैलीलियो क्यों कहते हैं मैकियावेली को? गैलीलियो कौन था जानते हैं? गैलीलियो को मॉडर्न साइंस का जनक मानते हैं। जो आधुनिक विज्ञान है उसकी शुरुआत गैलीलियो से हुई थी ऐसा मानते हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान की शुरुआत कहां से हुई थी? मैकियावेली से हुई थी। इसलिए मैकियावेली को राजनीति का गैलीलियो कहते हैं, है ना। अब तीसरी बात जो मैकियावेली के विषय में आपको जाननी चाहिए वो ये कि मैकियावेली अगर राजनीतिक सिद्धांतकार के लिहाज से देखा जाए तो ऐसा कोई सिद्धांतकार नहीं था। जैसे राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो, एरिस्टोटल या हॉब्स, लॉक, रूसो थे, उस लिहाज से मैकियावेली कोई राजनीतिक सिद्धांतकार नहीं था। क्या था वो? वो एक व्यवहारवादी राजनीतिज्ञ था। राजनीतिक जीवन की वास्तविकताओं से उसका ज्यादा संबंध था, आदर्शों से उसका संबंध नहीं था। जैसे प्लेटो और अरस्तु ने बहुत सिस्टमेटिक ढंग से ये चिंतन किया ना कि राज्य क्या है, कैसे वजूद में आया, उसका उद्देश्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसे कैसा होना चाहिए, आदर्श राज्य क्या है। ऐसी कोई चर्चा मैकियावेली के द्वारा नहीं की गई। उसकी नजर किस पर रही कि राजनीतिक जीवन में क्या हो रहा है, शासक कैसे बिहेव कर रहे हैं, या सार्वजनिक जीवन में आम जनता का आचरण कैसा है। उसके समय में अभी मध्य युग चल रहा था, प्रिवेलेंट था, तो उसने देखा था कि चर्च वगैरह का या चर्च के धर्माधिकारियों का बर्ताव कैसा है, आचरण कैसा है। उन सब के आधार पर उसने अपने सिद्धांतों को जन्म। कोई व्यवस्थित सिद्धांत नहीं है उसका जिसके नाते हम उसको राजनीतिक सिद्धांतकार कह सकें। इसीलिए राजनीतिक सिद्धांतकार के बजाय उसको क्या कहते हैं? व्यवहारवादी राजनीति। अब चौथी बात जो एक थिंकर को पढ़ते समय आपको ध्यान में रखना चाहिए वो ये कि वो पद्धति कौन सी अपनाता है अपनी रचनाओं को लिखने में, अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत करने। तो मैकियावेली की पद्धति को अगर देखा जाए तो मैकियावेली की पद्धति यथार्थवादी है, ऐतिहासिक है और वैज्ञानिक है। और इसी कारण ये एक बड़ा कारण है जिस वजह से उसको आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है। मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कैसे है इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि मानव स्वभाव के विषय में मैकियावेली के विचार क्या है। प्रभाव तो आपने देख लिया था, मैंने बताया आपको कि उसकी रचनाओं पर पुनर्जागरण का प्रभाव है और प्राचीन यूनान के जो आदर्श है, रोमन आदर्श है, उनका प्रभाव भी
उस पर यूनान के चिंतन में जो विवेकवाद है वो उसके चिंतन में दिखाई देता है, और रोमन साम्राज्य में जो पावर का कंसेप्ट था, शक्तिशाली रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई थी, उससे भी मैकियावेली ने बहुत ज्यादा प्रेरणा ली। अध्ययन पद्धति यथार्थवादी, यथार्थवाद का मतलब समझते हैं कि वो अवलोकन पर आधारित है, अनुभव पर आधारित है। मैकियावेली ने अपने जीवन में जो कुछ अनुभव किया, जो कुछ देखा, सार्वजनिक जीवन में और निजी जीवन में, शासकों का व्यवहार रहा हो या आम जनता का आचरण रहा हो या धर्माधिकारियों का व्यवहार रहा हो या यूरोप के अन्य देशों में शासकों का बर्ताव रहा हो, उन सबको उसने नजदीकी से अनुभव किया और उनको उनके आधार पर ही अपने राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण किया, द प्रिंस की रचना। ऐतिहासिक पद्धति भी उसने अपनाई है, क्योंकि उसने इतिहास से उदाहरण लेकर अपने सिद्धांतों को पुष्ट करने की कोशिश की है। ऐतिहासिक पद्धति में क्या होता है कि सिद्धांतकार जो है इतिहास पढ़ता है और इतिहास से कुछ उदाहरण उठाता है, उन उदाहरणों को फिट करता है वो अपने तार्किक सिद्धांतों में। उनको सही बताने के लिए वो इतिहास से उदाहरण लेता है। जैसे मैकियावेली जब ये कहता है कि राजनीतिक जीवन में शक्ति ही सब कुछ है, शक्ति ही सत्य है, शासक के पास जितनी ज्यादा शक्ति होगी उतना ज्यादा उसका प्रभाव होगा, उतना ज्यादा वो अपने राज्य की रक्षा करने में समर्थ होगा, उतना ज्यादा वो अपने प्रजा के हित की साधना में समर्थ। तो ये जो कंसेप्ट लिया मैकियावेली ने, इस पर किसका प्रभाव है? रोम के इतिहास का उसने अध्ययन किया था और उसने पाया कि जब तक रोमन शासकों के हाथ में शक्ति रही तब तक रोम बहुत विकसित होता रहा, बहुत उसके साम्राज्य का विस्तार हुआ। लेकिन उसका पतन हुआ, रोमन साम्राज्य का पतन भी हुआ उत्थान के बाद। पतन के पीछे कारण क्या रहा कि उसके हाथ से शक्ति निकलती। तो इस उदाहरण से, रोम के इस इतिहास से प्रेरणा लेकर उसने ये सिद्धांत दिया कि राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में शक्ति का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए अगर इटली को भी शक्तिशाली राज्य बनाना है तो उसे शक्ति प्राप्त करने पर फोकस करना। तो ये रही यथार्थवादी, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक पद्धति जो मैकियावेली के द्वारा अपनाई गई अपनी रचनाओं को लिखने में, अपने राजनीतिक सिद्धांतों को जन्म देने में। और उस पर प्रभाव है, उसके चिंतन पर किसका प्रभाव है? पुनर्जागरण युग का प्रभाव है और प्राचीन यूनान और रोम के आदर्शों, इतिहास का प्रभाव। तो कुल मिलाकर मैकियावेली एक व्यवहारवादी राजनीतिक विचारक है 15वीं-16वीं शताब्दी का, और उसके चिंतन का उद्देश्य इटली को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में प्रतिष्ठित करना है। इसी के निमित्त उसने द प्रिंस, जो उसकी फेमस कृति है, उसकी रचना की कि प्रिंस को कैसे कार्य करना चाहिए, क्या उसका आचरण होना चाहिए, किन सिद्धांतों पर चलना चाहिए ताकि वो इटली को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में डेवलप कर सके। हालांकि उसका जो लक्ष्य था उसके जीवन काल में पूरा नहीं हो पाया और उसकी मृत्यु के 350 वर्षों बाद कैबूर और गैरिबाल्डी जैसे राजनेताओं ने जब इटली का राजनीतिक एकीकरण किया तब उसका स्वप्न साकार। तो हमें अब स्टेप बाय स्टेप मैकियावेली के राजनीतिक विचारों को देखना है, लेकिन उसके राजनीतिक विचारों पर आने से पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके व्यक्तित्व और व्यक्तिगत जीवन के। व्यक्तिगत दृष्टि से वो बहुत साधारण परिवार का
नागरिक था, सदस्य था। उसका परिवार बहुत सामान्य किस्म का था और इसीलिए शायद उसकी हायर एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं हो पाई, लेकिन आजीविका चलाने के लिए उसे सरकार में छोटे पद पर नौकरी ज्वाइन करनी। लेकिन कहते हैं ना, प्रतिभा को किसी पद की दरकार नहीं होती। छोटे पद पर होते हुए भी उसके अंदर जो व्यक्तिगत प्रतिभा थी, कौन सी प्रतिभा? लोगों को समझ पाने की, वस्तु स्थिति का आकलन कर पाने की, ये जो क्षमता थी, ये जो प्रतिभा थी, उस प्रतिभा की वजह से वो अपने उच्चाधिकारियों की नजर में आया और उच्चाधिकारियों ने उसको पदोन्नति प्रदान की और बहुत जल्दी ही वो उच्च पद पर पहुंच गया। और इतने उच्च पद पर पहुंचा कि यूरोप के विभिन्न देशों में फ्लोरेंस गणराज्य के राजदूत के रूप में उसने काम किया। राजदूत के रूप में विभिन्न देशों में उसे घूमने का मौका मिला और घूमने का मौका मिलने के साथ साथ उसने अपनी जन्मजात प्रतिभा के अनुसार ऑब्जर्व किया शासकों को, लोगों को, धर्माधिकारियों को, और इस ऑब्जर्वेशन ने, इस अवलोकन ने उसकी बड़ी मदद की प्रिंस और डिस्कोर्सेस के लेखन में। 1512 में जब स्पेन ने इटली पर आक्रमण किया तो उस वक्त इटली में मेदिची घराने का राजा राज्य कर रहा था और उसने क्या किया, मैकियावेली को पद छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। क्यों बाध्य किया? क्योंकि मैकियावेली फ्रांस का समर्थक था, जबकि वहां का जो राजा था वो स्पेन का समर्थक था। केवल पद ही नहीं छोड़ना पड़ा उसे, बल्कि उसे देश निर्वासन भी दिया गया, देश से ही निकाल दिया गया। और निर्वासित जीवन का उपयोग करते हुए उसने इन रचनाओं को लिखा, प्रिंस और डिस्कोर्सेस, जो उसकी कालजयी रचनाएं बन गई। तो एक राजनीतिज्ञ के रूप में तो वो बहुत सफल नहीं हुआ, षड्यंत्र का शिकार हुआ, अल्टीमेटली उसे पद छोड़ना पड़ा। लेकिन एक लेखक के रूप में वो सफल कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी रचनाओं ने यूरोप ही नहीं बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों पर, विभिन्न विचारकों पर प्रभाव छोड़ा। उसको आगे हम देखेंगे। तो आज हमें देखना है उसकी मानव स्वभाव की धारणा के बारे में। मैकियावेली ने अपने राजनीतिक चिंतन की शुरुआत कहां से की है? मानव स्वभाव के विषय में अपनी व्याख्या से की। ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि मैकियावेली पुनर्जागरण काल का विचारक है, जिसमें विवेक को, मनुष्य को सबसे ज्यादा महत्व दिया। दूसरी बात ये कि मानव स्वभाव की व्याख्या से वो क्यों शुरू करता है? क्योंकि वो ये मानता है कि ये मनुष्य ही है, मनुष्य का व्यवहार ही है जो सभी राजनीतिक या गैर राजनीतिक क्रियाओं का निर्धारक है। चाहे सरकार चलाना हो, सरकार बनाना हो, या आम नागरिक के रूप में सरकार के आदेशों का पालन करना हो, ये सारे काम कौन करता है? मनुष्य करता है। राज्य तो एक अमूर्त धारणा है,
लेकिन राज्य का जो साकार रूप है वो सरकार है, उस सरकार को कौन चलाता है? मनुष्य चलाता है। सरकार में भी तमाम जो सदस्य होते हैं वो क्या है? वो मनुष्य है। वो कानून बनाते हैं, वो नीतियां बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? आम जनता के लिए बनाते हैं। वो आम जनता कौन है? मनुष्य। मनुष्य। तो इस मनुष्य को समझे बिना, इस मनुष्य के व्यवहार को जाने बिना हम राज्य को कैसे समझ सकते हैं, सरकार को कैसे समझ सकते हैं, शासन व्यवस्था को कैसे समझ सकते हैं? इसलिए इन सब के बारे में जानने के लिए मनुष्य को समझना जरूरी है। और यही वजह है कि मैकियावेली ने अपने चिंतन की शुरुआत कहां से की? मनुष्य के स्वभाव की व्याख्या से। अब मनुष्य स्वभाव के बारे में उसके क्या विचार हैं? बहुत निगेटिव धारणा है मैकियावेली की मानव स्वभाव के बारे में। क्या निगेटिविटी है? पहली बात तो वो कहता है कि मनुष्य अपने स्वभाव से एक बहुत ही स्वार्थी प्राणी है, जो अपने हित को देखता है, दूसरों के हित की बात उसे समझ में नहीं आती। केवल स्वार्थी ही नहीं है मनुष्य, मनुष्य कृतघ्न भी है। कृतघ्न का मतलब समझते हैं? ऐसा व्यक्ति जो दूसरों द्वारा किए गए उपकार को नहीं मानता है, वो कृतघ्न कहलाता है। मनुष्यों में कृतज्ञता का भाव भी है। मैकियावेली ऐसा मानता है कि मनुष्य बहुत जल्दी ही दूसरों के किए गए उपकार को भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमेशा स्वार्थ हावी रहता है, अपना हित, अपना मकसद, अपना इंटरेस्ट हावी रहता है। इसलिए वो दूसरों द्वारा किए गए उपकार को भी महत्व नहीं देगा, कृतज्ञ है। वो झूठा है, उसके अंदर बहुत बड़ा ढोंग है। क्या ढोंग है? कि वो अपने आप को ऊपर से बहुत अच्छा, बहुत ईमानदार, बहुत श्रेष्ठ दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी वासनाओं का दास होता है, दुष्कृत्य करता रहता है। किस लिए? अपने स्वार्थ को प्राप्त करने के। इतना ज्यादा स्वार्थी है मनुष्य की मैकियावेली ये कहता है कि मनुष्य किसी से मित्रता तभी तक निभाता है जब तक उसका स्वार्थ पूरा होता है। जब तक उसका स्वार्थ पूरा होता रहेगा, वो आपके लिए अपना परिवार, अपनी संपत्ति, अपना जीवन तक बलिदान करने के लिए तत्पर रहेगा। लेकिन जिस दिन उसका स्वार्थ पूरा हो जाएगा, उस दिन वो ऐसा मुंह फेरेगा कि फिर आपको नहीं देखेगा। तो मनुष्य के अंदर स्वार्थ भावना है, कृतज्ञता है, ढोंग है, और इसके साथ साथ शक्ति और महत्वाकांक्षा भी है। मनुष्य शक्ति प्रेमी है, वो शक्ति चाहता है। शक्ति का मतलब क्या है? राजनीतिक शक्ति का मतलब आप समझते हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करना। सभी कहते हैं ना, सभी सोचते हैं कि हमारी बात मानी जाए। हमारी बात सभी माने, ये क्या है? ये शक्ति की आकांक्षा है। हम ऐसे पद पर हों, ऐसे पोजीशन पर हों जहां पर चाहते ना चाहते हुए भी लोग हमारी बातों को माने। ये शक्ति पिपासा है, महत्वाकांक्षा है। किस चीज की? पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति, इनके अर्जन की महत्वाकांक्षा मनुष्य में हमेशा बनी रहती है। वो उसके स्वभाव का अंग है। हर व्यक्ति अच्छे से अच्छे पद पर पहुंचना चाहता है,
ज्यादा से ज्यादा संपत्ति अर्जित करना चाहता है, प्रतिष्ठा अर्जित करना चाहता है। संपत्ति की लालसा मनुष्य के अंदर इतनी ज्यादा है, मैकियावेली कहता है, फोकस देते हुए इस पर कहता है प्रिंस के 17 चैप्टर में, कि मनुष्य इतना ज्यादा संपत्ति का प्रेमी है कि वो अपने पिता के हत्यारे को तो भूल सकता है, माफ कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के पिता की हत्या कर दी तो वो उसे कुछ समय बाद माफ कर देगा, लेकिन वो उसे कभी नहीं माफ करता जो उसकी पैतृक संपत्ति को छीनता है, उसे कभी माफ नहीं करता। क्यों? क्योंकि संपत्ति के प्रति उसका इतना ज्यादा प्रेम है, उतना ज्यादा पिपासा है, लालसा जिसको हम कहते हैं। संपत्ति होना बुराई नहीं है। आपने एरिस्टोटल पढ़ा है, एरिस्टोटल क्या कहता है कि संपत्ति में बहुत सारे गुण भी है। वो हमारी आजीविका का साधन तो है ही, वो हमारे अंदर उदारता, दया, दान, इन सब भावनाओं का विकास भी करती है। हमारे पास संपत्ति होगी तभी तो हम दूसरे के प्रति दया भाव दिखा सकेंगे, उसे कुछ दान कर सकेंगे। जब होगी ही नहीं तो क्या करेंगे? लेकिन मैकियावेली क्या कहता है, संपत्ति के दुर्गुण को देखता है और इस दुर्गुण की उपस्थिति कहाँ मानता है? मनुष्य के स्वभाव में